कि आपका जो संविदा नियम चल रहा था उसमें सेक्शन 3 से हमने उठाया था। यानी कि जो सेक्शन 3 से 9 तक का कॉन्सेप्ट था, इसमें फिर एक बार शुरुआत किया जाए। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है, टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, और यहीं से गलती होने की संभावना भी रहती है। और तो सेक्शन आप ज़्यादा रट सकते हैं, इधर के जो सेक्शन हैं वह कंसेप्चुअल है। तो फिर एक बार देखिए, यानी कि प्रपोजल या प्रस्थापना कैसे की जाएगी, प्रस्थापना की संसूचना कब संपूर्ण होगी, कब उसे रिवोक किया जा सकता है, ये इस चैप्टर में मिलेगा। फिर जो एक्सेप्टेंस है, यानी कि स्वीकृति है या प्रतिग्रहण है, वह यानी कि आपका प्रतिग्रहण या एक्सेप्टेंस कैसे किया जाएगा, कब तक करना होगा, प्रतिग्रहण कैसे प्रतिसंहृत किया जाएगा, कैसे रिवोक या वापस लिया जाएगा, और प्रपोजल कैसे रिवोक किया जाएगा, कब तक रिवोक किया जा सकता है। यही सब बातें आपका सेक्शन 3 से लेकर आपका 9 तक बताई जाएगी। तो एक एक हम आपका पहले उदाहरण बता दें और उसी उदाहरण पर आपका पूरी धाराएं चलाई जाए। देखिए भाई, उदाहरण वहीं उदाहरण आपका पूरी धाराएं चलती है। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है जो बी से प्रपोजल करता है कि हे बी, मैं अपना मकान तुम्हें बेचना चाहता हूँ, और दाम बता दिया है 10 लाख रुपया। तो सबसे पहला ये है कि आखिर ए कैसे प्रपोजल करेगा। ए आपका बी किस ढंग से ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। अगर ए अपना प्रपोजल वापस लेना चाहता है तो किस मेथड या ढंग से लेगा, और बी अपनी स्वीकृति वापस ही लेना चाहता है तो किस मेथड या किस तरीके या किस ढंग से लेगा। ये सभी बातें पहला जो सेक्शन इसमें है 3 से गवर्न होगी। यानी कि प्रपोजल का ढंग, प्रपोजल को वापस लेने का ढंग, एक्सेप्टेंस का ढंग और एक्सेप्टेंस को वापस लेने का ढंग। यानी कि संसूचनाओं का ढंग कहाँ बताया गया है, सेक्शन 3 में। ए और बी को या तो कोई एक्ट करना होगा या क्या करना होगा, कोई ओमिशन, जिससे कि इरादा इसका ये हो कि हम प्रपोजल करते हैं, स्वीकृति करते हैं, या प्रपोजल को क्या करते हैं, रिवोक, या स्वीकृति को क्या करते हैं, रिवोक। जिस इरादे, लेकिन मन ही मन नहीं, कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, आपका कार्यालोप करना ही होगा। केवल मानसिक स्वीकृति क्या पर्याप्त मानी जाएगी कि नहीं? नहीं। अब सेक्शन 4 आ जाइए। जहाँ तक आपका सेक्शन 4 की बात है, सेक्शन 4 से भी आपका क्वेश्चन निश्चित बनता है। संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, तो पहले तो किसकी संसूचना संपूर्ण करानी है। तो ए ने प्रपोजल किया है, तो ए के प्रपोजल की संसूचना कब पूर्ण होगी। बी ने ए के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, तो बी द्वारा प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होगी। ए अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता है, तो वह संसूचना कब संपूर्ण होगी। और बी अपना प्रतिग्रहण क्या करता है, रिवोक करना चाहता है, तब संसूचना कब पूर्ण होगी। तो संसूचनाएं या कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा, ये किस सेक्शन से गवर्न होगा, 4 से। अब एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। धारा 4 और 5 से ही आपका क्वेश्चन गलत होता है भाई। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ये नोट्स में नहीं मिलेगा, ये केवल बेयर एक्ट से ही कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। ये लिखवाया नहीं जा सकता, लिखवाने से भी समझ में नहीं आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इसी को आपको जानना पड़ेगा। तो आइए सेक्शन 4 आया जाए। अब एक प्रस्ताव कराइए। ए ने अपना मकान बेचने का 10 लाख में प्रपोजल किया, प्रस्थापना की, ऑफर किया। किससे किया?
बी से। तो ए एक लेटर भेजता है और वह लेटर आपका डाक द्वारा भेजता है। समय बना लिया जाए, लेटर 1 जनवरी 2022 को भेजा जाता है। यह अब आइए कि अब ई द्वारा किए गए प्रस्ताव की संसूचना कब कंप्लीट हो जाएगी, कब पूर्ण हो जाएगी। तो पहला नियम है कि जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है, जब वह उसके क्या आ जाए, नॉलेज में आ जाए, यानी कि ज्ञान में। तो लेटर पहुंचवाइए बी के पास। लेटर 10 जनवरी 2022 को पहुंचता है। तो आप लोग बताइए, ए द्वारा किया गया प्रपोजल की संसूचना किस तारीख को पूर्ण हो गई? तो 10 जनवरी 2022। अब इसी पर केस आपको सतर्क रहना है। वह केस है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का। क्या बी बिना प्रपोजल के नॉलेज के ए के प्रपोजल को स्वीकार कर सकता है कि नहीं? नहीं। पहले बी को प्रपोजल का क्या हो, नॉलेज, उसके बाद वह बी के ए के प्रपोजल को क्या करे, स्वीकार। तो बताइए इस उदाहरण में ए द्वारा की गई प्रपोजल की कम्युनिकेशन किस तारीख को पूर्ण हो रही है? 10 तारीख को, जब वह जिससे वह प्रपोजल किया गया है उसके क्या आ जाए, नॉलेज। पहला नियम याद रखिए। अगला देखिए, प्रतिग्रहण की संसूचना। अब आप लोग बताइए, इन्हें प्रपोजल किया है तो स्वीकार या एक्सेप्टेंस कौन करेगा? एक्सेप्ट कौन करेगा या प्रतिग्रहण कौन करेगा? बी। अब यहाँ आइए, बी को प्रतिग्रहण करना है तो थोड़ा सतर्क रहना है। जो प्रतिग्रहण की संसूचना जो बी स्वीकार करेगा एक का प्रपोजल, तो वह जो प्रतिग्रहण की संसूचना है वह प्रस्तावक के भी विरुद्ध पूर्ण होगी और जो आपका प्रतिग्रहण किया है उसके विरुद्ध भी। तो प्रस्तावक के विरुद्ध कब संपूर्ण होगी? जो प्रतिग्रहण किया है इसके विरुद्ध कब संपूर्ण होगी प्रतिग्रहण की संसूचना? ये नियम अलग अलग है। और यहीं आपका एंसन का कोटेशन भी देखना है। आपका बारूद भरी ट्रेन का पूछा गया है, तो पहले अच्छे से दिमाग देखिए फिर एक बार। बी जब एक्सेप्ट करेगा ए का प्रपोजल, तो वह जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होगा वह ए के विरुद्ध कब पूर्ण होगा और बी के विरुद्ध कब पूर्ण होगा, ये आपको जानना है। तो फिर एक बार याद रखिए, बी अब बेयर एक्ट की भाषा से अब उठाना सही रहेगा। प्रतिग्रहण की संसूचना देखिए, प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती हैं जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में, यानी कि भेजने के क्रम में, पारेषण का अनुक्रम ना आए तो भेजने का क्या कहलाता है, क्रम में कर दी जाती हैं कि वह प्रतिगृहीता की शक्ति से क्या हो जाए, बाहर। तो अब आप लोग बताइए इसमें प्रस्थापक कौन है, ए की बी? ए। तो ए के विरुद्ध बी द्वारा किए गए प्रतिग्रहण की संसूचना कब संपूर्ण हो जाएगी? तो कानून ये कहता है कि बी उस प्रतिग्रहण को भेजने के अनुक्रम में, पारेषण के अनुक्रम में ऐसा कुछ करता है कि अब वह बी की शक्ति से, प्रतिगृहीता की शक्ति से क्या हो गया है, बाहर। तो इसी उदाहरण पर चलते रहिए। बी ने 10 तारीख को ए का लेटर बी को मिला। बी विचार 12 तारीख को लेटर लिखकर तैयार करके बैठा है, अभी डाक में छोड़ा नहीं, तो अभी बीबी के शक्ति के अंदर ही हैं। 13 तारीख को गया, डाक में भीड़ थी, वापस चला आया, अभी भी आपका नहीं हुआ काम। 14 को गया, डाक में आपका लाइन लगाया और जैसे ही वह लेटर को डाकिए को दे दिया, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर दिया,
तो जैसे जिस क्षण वह लेटर को डाक को दे दिया, अब ये माना जाएगा कि वह लेटर भेजने के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर दिया है कि अब बी की शक्ति से सब क्या हो गया है बाहर। उसी क्षण, जिस क्षण ये शक्ति से बी के क्या हो गया पारेषण के अनुक्रम में बाहर, उसी क्षण कौन प्रतिग्रहण से बाध्य हो जाएगा? ए। और ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना उसी क्षण क्या हो जाएगी? पूर्ण। तो ये डेट एक बना लिया जाए। 10 जनवरी के बाद बी ने लेटर कब भेजा? 15 जनवरी। तो जैसे ही 15 जनवरी को बी ने प्रतिग्रहण का लेटर डाक से भेज दिया, वैसे ही प्रतिग्रहण की संसूचना किसके विरुद्ध पूर्ण हो गई? ए के। किसके विरुद्ध? यानी कि प्रस्थापक के। अब जैसे ही प्रतिग्रहण, भले ए को, याद रखिए कभी भी ये प्रतिग्रहण का लेटर न मिला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही बी ने डाक में लेटर डाला, वैसे ही स्वीकृति की संसूचना इस बी के विरुद्ध नहीं अभी पूर्ण हुई हो, किसके विरुद्ध? ए के विरुद्ध। अब ए बाउंड हो गया। यहाँ थोड़ा एक और नियम समझिए। अब समस्या ये आती है कि आखिर प्रतिग्रहण की संसूचना तो ये प्रस्थापक के विरुद्ध पूर्ण हुई, तो जो प्रतिग्रहिता है इसके विरुद्ध कब पूर्ण होगी? तो बी ने जो लेटर भेजा है वह किसके नॉलेज में आ जाए? ए के। यानी कि 20 जनवरी को बी द्वारा भेजा गया लेटर किसको मिलता है? ए को। तो प्रतिग्रहण की संसूचना एक्सेप्टर के खिलाफ, प्रतिग्रहिता के खिलाफ किस तारीख को पूर्ण होगी? तो 20 जनवरी को। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए। हाँ, प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती हैं जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती हैं। तो आप लोग बताइए इसमें प्रतिग्रहिता कौन है? बी। बी के खिलाफ प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है? जब किसके आ जाए? ए के ज्ञान। अब यही आपका इंग्लैंड और भारत के नियम में अंतर है, यही सतर्क रहिएगा। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में ये है कि जैसे ही भी ऐसा कुछ कार्य करता है पारेषण के अनुक्रम में कि अब बी की शक्ति से सब कुछ क्या हो गया बाहर, वैसे ही दोनों पक्षकार बाध्य हो जाते हैं और उसी क्षण करार का निर्माण भी हो जाता है। और इसी को आपका विद्वान एंसन एक आपका बारूद भरी ट्रेन का उदाहरण देते हैं। याद रखिए, पूछा जा चुका है। जैसे ही बारूद भरी ट्रेन का उदाहरण आए तो किसको मारेंगे? एंसन का। ये पूछा जा चुका है भाई। जिस प्रकार एक बारूद भरी ट्रेन है, एक माचिस की तीली जलाई गई, बारूद में फेंकी गई, बारूद स्वाहा हो गया, जलकर राख हो गया। अब राख को बारूद नहीं बनाया जा सकता, यानी कि पुरानी स्थिति बहाल की जा सकती है कि नहीं? नहीं की जा सकती। उसी प्रकार जैसे ही बी ने प्रतिग्रहण का लेटर डाला, अब बी भी बाध्य हो गया अपने वचन से, ए भी हो गया, और अब मुकरने नहीं दिया जाएगा दोनों को। ये एंसन महोदय कहते हैं। यानी कि इंग्लैंड में जैसे ही प्रतिग्रहिता पारेषण के अनुक्रम में ऐसा कुछ किया है कि अब उसकी शक्ति से सब कुछ क्या हो गया बाहर, वैसे ही दोनों पक्षकार क्या हो जाएंगे? बाउंड। लेकिन भारत में ऐसा नियम नहीं है। भारत में थोड़ा बहुत समय मिल रहा है आपका बी को। तो भारत भी अभी देखिए, ए कब बाउंड हो गया उस प्रतिग्रहण की संसूचना से? जब बी ने लेटर डाक में क्या किया? अब लीगल तौर पर देखिए, प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण हो गई? जब प्रतिग्रहिता ने पारेषण के अनुक्रम में
ऐसा कुछ कर दिया कि उसकी शक्ति से सब कुछ क्या हो गया बाहर, डाक में लेटर क्या किया। लेकिन प्रतिगृहता अभी बाउंड नहीं है। प्रतिगृहता के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना तब संपूर्ण होगी जब वह किसके नॉलेज में आ जाए, बी के, प्रस्थापक। हाँ, ए के नॉलेज में आ जाए, प्रस्थापक बने। अब अगला नियम देखिए, प्रतिसंहरण की संसूचना। प्रतिसंहरण देखा जाए, उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती हैं जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंहरण किया गया हो इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती हैं कि वह उस व्यक्ति की शक्ति से क्या हो जाए, बाहर। अब रिवोक करवाइए। अब एक एक करके आप रिवोक करवाइए, यानी कि वापसी करवाइए। ए प्रपोजल किया था और ए अपने प्रपोजल को वापस लेना चाहता है, तो ए के प्रतिसंहरण यानी कि ए के प्रपोजल का जो रिवोक होगा वह कब हो जाएगा, ए के विरुद्ध कब संपूर्ण होगा, तो ए ने जैसे ही रिवोक के लेटर को डाला ताकि उसकी शक्ति से सब कुछ क्या हो गया, बाहर, वैसे ही उस व्यक्ति के विरुद्ध पूर्ण होगा, यानी कि ए के विरुद्ध प्रतिसंहरण की संसूचना क्या होगी, पूर्ण। अब आइए, ए ने एक लेटर डाला और वह लेटर डाला। अब फिर एक बार उदाहरण देखिए, ए ने 1 जनवरी को प्रपोजल का लेटर डाक द्वारा बी को भेजा। ये लेटर किस तारीख को बी को मिला, 10 जनवरी को, और बी अभी स्वीकार नहीं किया है प्रपोजल को। फिर एक लेटर बी को भेजता है और लिख कर भेजता है कि 1 जनवरी को जो हमने आपका प्रपोजल किया था वह प्रपोजल हम क्या ले रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं, प्रतिसंहरित कर रहे हैं या वापस ले रहे हैं। और वापसी का लेटर एक तारीख बना लिया जाए, किस तारीख को भेजा, 15 जनवरी। तो अब बताइए, ए के विरुद्ध इस प्रतिसंहरण की संसूचना ए के विरुद्ध कब पूर्ण हो गई, 15 जनवरी को। जैसे ही वह ऐसा कुछ किया पारेषण के अनुक्रम में कि ए की शक्ति से क्या हो गया, बाहर। लेकिन बी के विरुद्ध अभी पूर्ण नहीं हुआ है। याद रखिए, बी के विरुद्ध कब पूर्ण होगा, जब उसके क्या आ जाए, ज्ञान। तो अब यही समस्या पूछी जाती है कि ए ने 15 जनवरी को अपना प्रस्ताव वापसी का लेटर बी को भेजा और बी को 16 जनवरी को ये प्रस्ताव वापसी का लेटर क्या हुआ, मिल गया। अब यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है आपको। सतर्क ये रहना है कि जो प्रतिगृहिता था उसके विरुद्ध प्रस्ताव के प्रतिसंहरण की संसूचना तब पूर्ण होगी जब वह उसके क्या आ जाए, नॉलेज में। तो बताइए, उदाहरण में किस तारीख को आया नॉलेज में, 16। अब यहीं सतर्क रहना है। यदि 16 जनवरी के पहले बी ने डाक में प्रतिग्रहण का लेटर डाल दिया हो तब आपका संविदा होगी, और अगर 16 जनवरी के बाद डालता है तो संविदा नहीं होगी। अब यहाँ एक समय देता है, 16 जनवरी को बी को 3 बजे ए का लेटर मिल जाता है और 4 बजे बी, क्योंकि स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री में अब समय भी रहता है, 4 बजे भी ए के प्रपोजल को स्वीकार करने का लेटर क्या करता है, भेजता है। आप लोग बताइए, क्या स्वीकृति का लेटर भेजने के पहले ए का लेटर बी के नॉलेज में आ गया था कि नहीं, आ गया था। क्योंकि ए का लेटर 16 तारीख को कितने बजे पहुंचा, 3 बजे, और प्रतिग्रहण बी ने कब बजे, 4 बजे। तो ये माना जाएगा कि ए ने अपने प्रस्ताव को क्या कर लिया है, वापस। लेकिन अगर बी ने
3 बजे स्वीकृति का लेटर डाक में डाल दिया और ए ने जो लेटर भेजा था वह उसके बाद बी को मिला, तब क्या होगा? तो आपका नियम यह है कि संविदा होगी, क्योंकि ए का लेटर स्वीकृति के क्या मिला था, बाद। यही आपको सतर्क रहना है। अगर स्वीकृति के पहले मिल जाए ए का लेटर कि हम अपने प्रपोजल को क्या करते हैं, वापस, तो प्रपोजल वापस। और अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया है उसके बाद बी को मिलता है ए का लेटर, तो स्वीकृति बने प्रस्थापना या प्रपोजल वापस नहीं होगा। ये हमेशा याद रखिए। अगला देखिए आपका, उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रतिसंहरण किया गया है तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके ज्ञान में आ जाती है। तो आपका बताया ही गया। आप लोग बताइए, ए ने अपने प्रपोजल को वापस लिया, तो ए का जो प्रपोजल है, आपका वापसी का जो आपका संसूचना है, ए के विरुद्ध कब पूर्ण होगी? जैसे ही ए ने क्या किया, डाक में लेटर। लेकिन जिससे प्रस्थापना की गई है, किससे की गई है इस उदाहरण में? बी से। तो जिससे प्रस्थापना की गई है उस व्यक्ति के विरुद्ध कब पूर्ण होगी? तो लास्ट लाइन कहते हैं कि जब वह उसके क्या आ जाए, ज्ञान में। तो बताइए आपका, तो ए का लेटर आपका जो भेजा था रिवोक का, बी के ज्ञान में आया 16 तारीख को, और अभी बी ने एक्सेप्टेंस नहीं किया है, तो प्रस्ताव ए का क्या होगा? वापस। लेकिन अगर 15 तारीख को ही बी ने लेटर डाक में क्या किया है, स्वीकृति का, और ज्ञान कब हुआ उसे? 16 को, तब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बी के विरुद्ध तब पूर्ण होगी जब इसके क्या आ जाए, ज्ञान। यही बात आपका कठिन है और आपका समस्या जो पूछी जाती है। अब धारा 5 ये बताएगी, 4 की ही पूरक है, कि कब तक ए अपने प्रपोजल को वापस ले सकता है और कब तक बी अपनी स्वीकृति को वापस ले सकता है। फिर एक बार देखिए, ए कब तक अपने प्रपोजल को वापस ले सकता है और बी कब तक अपनी स्वीकृति को वापस ले सकता है। ये बात कहाँ से गवर्न होगी? सेक्शन 5 से। अब आप लोग फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, तो ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण हो जाती है? बताइए। जब प्रतिगृहीता पारेषण के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर देता है कि उसकी शक्ति से सब कुछ क्या हो गया, बाहर। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, पुराने पर ही चलेगा। फिर एक बार लेटर बाजी करिए। देखिए आपका, ए ने बी को लेटर भेजा कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ 10 लाख में। ए ने 1 जनवरी को लेटर भेजा, 10 जनवरी को बी को लेटर प्राप्त हुआ। तो ये तो प्रस्थापना की संसूचना किस तारीख को पूर्ण हुई? 10। अब प्रतिग्रहण की जो संसूचना है वह ए के भी विरुद्ध पूर्ण होगी, और किसके विरुद्ध? बी के। अब आप लोग बताइए, ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण या स्वीकृति की संसूचना कब पूर्ण होगी? जब बी ने प्रतिग्रहण पारेषण के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर दिया है कि अब बी की शक्ति से सब कुछ क्या हो गया है। तो मान लीजिए 15 जनवरी को आपका बी ने डाक में लेटर स्वीकृति का डाल दिया, तो अब ये समस्या है कि प्रपोजल कब तक वापस लिया जा सकता था? तो जब तक ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण न हो जाए। तो ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण हुई इस उदाहरण में? 15 जनवरी को। यानी कि 15 जनवरी से पहले ए चाहे तो अपना प्रपोजल क्या ले सकता है? वापस। वो भी लेटर भेजे, और 15 जनवरी से पहले वह लेटर किसके नॉलेज में आ जाए? बी के। अब आइए, बी कब तक अपना प्रतिग्रहण वापस ले सकता है?
जब तक कि बी के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हो। तो बी के विरुद्ध जो 15 तारीख को यह लेटर डाला है, बी के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होगी? जब वह किसके नॉलेज में आ जाए? ए के, यानी कि प्रस्थापक के नॉलेज में आने के पूर्व बी अपने स्वीकृति को क्या कर सकता है? वापस। यही कॉन्सेप्ट बनाना है, इसके बाद नहीं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, मान लीजिए बी ने 15 तारीख को स्वीकृति का लेटर भेजा, फिर 16 तारीख को स्पीड पोस्ट से एक लेटर भेजा कि हम अपनी स्वीकृति क्या करते हैं? वापस। अब यहाँ सतर्क रहना है, जो लेटर पहले ए के पास पहुँचेगा वहीं क्या होगा? मान्य। अब एक समस्या आती है कि दोनों लेटर एक साथ पहुँच गया, तब क्या होगा? तो देखिए, ये कहीं दिया नहीं गया है। इसका आशय ये है, फिर एक बार समझिए, नहीं खोलेगा नहीं आपका। फिर एक बार देखिए, केस के माध्यम से डिसाइडेड, डाकिया गया, दोनों लेटर एक ही साथ उसको दे दिया ए को। एक बी के प्रतिग्रहण का लेटर था और एक बी द्वारा भेजा गया प्रतिग्रहण की वापसी का, कि हम अपने स्वीकृति से क्या करते हैं? डिनाई, वापस रिवोक करते हैं। तो जो केस के माध्यम से डिसीजन आया है, उस डिसीजन के अनुसार प्रतिग्रहण का रिवोकेशन माना जाएगा, यानी कि ये माना जाएगा कि बी ने अपने प्रतिग्रहण को वापस ले लिया है। जब एक साथ लेटर पहुंचे तब ये केस के माध्यम से है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका बन सकता है। यही आपका धारा 3, 4 और 5 कठिन था। धारा 6 कहती है कि आपका धारा 6 आ जाइए, 6 मेंस में भी एक बार बनी है आपका। धारा 6 आ जाइए, प्रतिसंहरण कैसे किया जाएगा? तो आप लोग बताइए, धारा 6 में प्रपोजल का रिवोकेशन है कि स्वीकृति का, कि दोनों का? सतर्क रहिएगा बैरक से। किसका है? केवल और केवल किसका? प्रपोजल का, प्रतिग्रहण का नहीं। फिर एक बार याद रखिए, टेक्निकल क्वेश्चन, जो प्रपोजल ए ने बी को किया है, वह प्रपोजल कैसे रिवोक हो जाता है, कैसे रद्द हो जाएगा, कैसे वापस हो जाएगा, कैसे समाप्त हो जाएगा? तो कितने नियम दिए गए हैं? 4। और यहीं इंग्लैंड का भी नियम थोड़ा याद रखना है। तो प्रपोजल की वापसी कब हो जाएगी? तो अब एक प्रपोजल बनाया जाए और प्रपोजल को रिवोक करा दिया जाए, ख़त्म करा दिया जाए। ए ने बी से ये ए ने बी से वादा किया कि मैं तुम्हें अपना मकान बेचूंगा 10 लाख रुपया में, और ए ने, तो ए ने जो ये बी से हाँ, अगर तुम्हें स्वीकार करना है तो तुम 10 जनवरी तक क्या करो? लेटर हमें भेज। ये किसने कहा? ए ने। अब बताइए, ये आपका अस्थाई प्रस्थापना कहलाएगी कि चलत प्रस्थापना? कंटिन्यू, कंटिन्यू, क्योंकि समय क्या है? निर्धारित। लोक प्रस्थापना है कि स्पेसिफिक? सबसे की गई है कि केवल बी से? बी से। तो कौन सी प्रस्थापना? इस प्रस्थापना को केवल कौन एक्सेप्ट कर सकता है? बी। अब आइए, अब धारा 6 सही रहेगा आपका, कुछ सिद्धांत बता दिए गए। प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो जाता है प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किए जाने से। अब यही धारा 4 और 5 फिर काम करेगी। अगर ए ने प्रस्ताव बी को किया है तो ए के प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, प्रस्ताव रिवोक हो जाएगा, वापस हो जाएगा, प्रतिसंहृत हो जाएगा, यदि ए बी को क्या दे दे? रिवोक की क्या दे दे? सूचना। तो बताइए, धारा 5 और 4 को मिलाते हुए ए कब तक बी को सूचना दे दे तब प्रपोजल रिवोक होगा? जब तक कि बी ने
भाई स्वीकृति का लेटर डाक में क्या किया हो, न डाला उस, हाँ मैंने उसके पहले क्या करे, अपने प्रपोजल को वापस ले ले। अभी हमने बताया कि अगर बी ने अभी पारेषण के अनुक्रम में ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसकी शक्ति से सब कुछ बाहर हो जाए, और इसी बीच ए का रिवोक का लेटर बी के पास पहुंच जाता है, तो प्रपोजल क्या हो जाएगा, रिवोक, रिवोक हो जाएगा वापस। लेकिन अगर बी ने प्रतिग्रहण का लेटर डाल दिया, उसके बाद ए का लेटर बी के पास पहुंचता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रस्थापना का प्रतिसंहरण नहीं होगा, क्योंकि बी ने ए के लेटर पहुंचने के पहले ही अपना लेटर क्या किया है, भेज दिया है। याद रखिएगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, ऐसी प्रस्थापना में उसके लिए प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने से, या यदि कोई समय नहीं दिया गया है तो रीजनेबल टाइम के बीत जाने से। तो ये उदाहरण देखिए, ए ने बी से प्रपोजल किया कि हे बी, तुम 10 जनवरी तक हमारा प्रपोजल क्या कर लो, स्वीकार कर लो। अगर बी ने 10 जनवरी तक प्रतिग्रहण का लेटर डाक में डाल दिया, भले ए के पास न पहुंचा हो, तो स्वीकृति मानी जाएगी। और जैसे ही 10 तारीख बीती, अब प्रपोजल बना रहेगा कि समाप्त हो जाएगा, क्योंकि टाइम क्या हो गया, बाट, समय क्या हो गया, बीत गया। अब आप लोग बताइए, समय बीत गया तो प्रपोजल बना है कि समाप्त हो जाएगा। अगर कोई समय न दिया गया हो तो क्या जीवन भर खुला रहेगा? तो कब तक खुला रहेगा प्रपोजल? इसको अस्थाई प्रस्थापना कहते हैं, जिसके लिए कोई समय निर्धारित न। तो कब तक भी स्वीकार कर ले, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जहां भी युक्ति आ जाए। तो याद रखिए, कौन डिसाइड करता है, चाहे संविधान हो और चाहे जैसे अनुच्छेद 19 में है युक्त युक्त प्रतिबंध, 21 में है युक्त युक्त प्रतिबंध, 14 में है रीजनेबल प्रतिबंध। ये सब कौन डिसाइड करेगा कि प्रतिबंध उचित है कि अनुचित? न्यायालय। अगला देखिए आपका तीसरा, प्रतिग्रहण किसी पूर्वभावी शर्त को पूरा करने में प्रतिगृहिता की असफलता पर, यानी कि ए ने कहा कि हे बी, मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, लेकिन ये तब दूंगा जब तुम 1 मिनट में एक आपका 100 मीटर दौड़ लोगे, और ए आपका जो बी था वह 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ने में सफल रहा कि विफल, विफल। तो प्रपोजल बना रहेगा कि समाप्त? और सफल हो गया तो शर्त का पालन कर दिया। एक और मैं उदाहरण बताया था इस पर, वो भी आपका उदाहरण अच्छे से तैयार रखना है। फिर एक बार उदाहरण देखिए, ए बी से कहता है, मगरमच्छ वाला उदाहरण सबसे अच्छा है यहाँ, मगरमच्छ वाला उदाहरण सबसे अच्छा है, जो खंड सी पर आप देख सकते हैं। मगरमच्छ, एक मगरमच्छों से भरा तालाब है, और आपका ए यह प्रपोजल करता है सबके लिए, एक पर आदमी के लिए नहीं, कि जो भी व्यक्ति इस मगरमच्छ से भरे तालाब को तैर कर पार कर लेगा, उसे मैं 5 लाख रुपया दूंगा। तो पहले शर्त का पालन कर दीजिए, तो आपने प्रपोजल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। और शर्त का पालन नहीं किए, कूदे आपका तालाब में, अगर मगरमच्छ निगल लिए, तो क्या शर्त का पालन हुआ कि नहीं? तो शर्त का पालन करने में विफल हो गए, तो प्रपोजल अब बना रहेगा कि समाप्त हो जाएगा, समाप्त। आपका प्रपोजल बना रहेगा कि समाप्त होगा? तो समाप्त हो जाएगा। तो सबसे उत्तम उदाहरण आपका दौड़ का भी देख सकते हैं, आपका कह सकते हैं, या मगरमच्छ से भरे किसका, तालाब का। और अंतिम आ जाइए, प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता से, यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिगृहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण के पूर्व आ जाए।
इस पर आपका जो पूछा जाता है इंग्लैंड और भारत के नियम में अंतर। देखिए आपका, अगर ए ने प्रपोजल किया, ए ने बी से प्रपोजल किया कि हे बी, हम अपना मकान बेचना चाहते हैं, तुम्हें 10 लाख रुपया। प्रपोजल के बाद ए क्या हो गया? मर गया। तो या ए पागल हो गया, उन्मत्त मतलब क्या? दोनों याद रखिए, या तो ए क्या होता है? मर जाता है, या ए 84 वाला हो जाता है, यानी कि अनसाउंड माइंड, आपका अस्वस्थ या विकृत चित्त। अब आप लोग बताइए, अगर बी ने, अगर यही आपका सतर्क रहना है, अगर बी को ए का प्रस्ताव स्वीकार करने के पूर्व बी को इस बात का ज्ञान हो गया है कि ए पागल हो गया है या ए मर गया है, तो बी द्वारा किया गया प्रतिग्रहण वैध नहीं होगा और ए का प्रपोजल क्या हो जाएगा? रिवोक। लेकिन अगर बी को नॉलेज नहीं है कि भारत में ए मर गया है या ए पागल हो गया है और बी ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपका संविदा का निर्माण होगा, क्योंकि बी को स्वीकार करते समय ए के पागलपन का या मृत्यु का ज्ञान नहीं था। अब संविदा का नेचर आगे हम बताएंगे। संविदा दो प्रकार की होती हैं। एक आपका जो संविदा होती हैं व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित, और एक व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित नहीं। यानी कि एक संविदा ऐसी होती है जिसका पालन केवल यही कर सकता है, दूसरे लोगों के बस की बात नहीं है, तो भले भी स्वीकार कर ले। ऐसा करार हमेशा वाइड होगा। तो दो तीन उदाहरण बताइए। विवाह की संविदा, डांस की संविदा, किताब लिखने की संविदा, पढ़ाने की संविदा। सही बता रहे हैं भाई, आ गए हैं आपका नाम नहीं लिया जाएगा, नहीं तो कई लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे, कहेंगे कि अपने आ गए और हमें बताए भी नहीं, तो नाम लेना उचित नहीं है। नाम को क्या रखा जाए? गुप्त रखा जाए आपका, क्योंकि सह अपराधी भी बैठा है मौर्य जी तो नाम नहीं लेना है मौर्य जी। आपका नाम लिया जा सकता है, आपको तो सर्वाहारी है भाई यानी कि आपको, आपका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई कुछ लोग भाई नाम लेने में भी दिक्कत है कि भाई और लोग कहेंगे कि अपने चले गए और पूछने पर बताया कि हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कौन जाए, घर पर बैठकर पढ़िए। तो ये भी सतर्कता बरतनी है। तो नाम लेना क्या है? गुनाह है यानी कि आगे चलिए। तो फिर एक बार देखिए, आपका गाना गाने की संविदा, किताब लिखने की संविदा, आपका नौटंकी करने की संविदा, ये जो है ये कैसी संविदा है? तो ये संविदाएं भले बी को नॉलेज हो या न हो, ए के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और ए उस समय या तो पागल हो गया या मर गया, तो ये करार क्या होगा? शून्य। लेकिन जो संविधाएं व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित नहीं है, वे संविधाएं वैध होंगी। तुम बताइए, मकान बेचने की संविदा व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित है? नहीं, क्योंकि ए मर गया तो मकान किसके नाम होगा? उसके उत्तराधिकारियों के। और किससे खरीदा जा सकता है? उसके पुत्र पुत्रियों से। तो ये करार शून्य नहीं होगा। दूसरा इंग्लैंड का नियम देखिए। इंग्लैंड का नियम, यही आपको सतर्क रहना है। इंग्लैंड के नियम के अनुसार चाहे बी को नॉलेज हो या न हो, अगर बी ने ए के प्रपोजल को जब स्वीकार किया, उस समय ए क्या हो गया था? मर गया था, तो वह करार सदैव क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन भारत में ऐसा नियम नहीं है। भारत में कब शून्य होगा? जब बी को इस बात का क्या हो? नॉलेज। और इंग्लैंड में नॉलेज हो या न हो। यही आपका टेक्निकल क्वेश्चन है। अब धारा 7 आपका आ जाइए, प्रतिग्रहण आत्यांतिक होना ही चाहिए। यानी कि फिर एक बार काउंटर प्रपोजल पर अटैक करना है, और केस भी काउंटर प्रपोजल पर बीएचयू में पूछा गया था। हाइट बनाम कौन सा? रेंच का।
याद रखिएगा। अब आइए इसी उदाहरण में थोड़ा आगे। अगर ए ने ये कहा कि हम अपना मकान तुम्हें बेचेंगे 10 लाख रुपया में, तो आप लोग ये बताइए बी को, जब बी यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है तो पूर्ण रूप से करे कि आधा रूप से? पूर्ण रूप से करे, एब्सोल्यूट रूप से। तो क्या कहेगा कि आधा मकान खरीदेंगे आधा नहीं खरीदेंगे? नहीं। और क्या बी अपनी ओर से कोई शर्त लगा सकता है, यानी कि ये मकान खरीदना ही होगा और कितने लाख में? अगर बी का हाँ, तब तो भाई करार हो गया। अगर बी शर्त लगाता है कि हम मकान का आधा हिस्सा खरीदेंगे 5 लाख देंगे, तो ये पूर्ण रूप से प्रतिग्रहण नहीं हुआ और इसे वैध प्रतिग्रहण नहीं माना जाएगा। या ये कह दे कि पूरा मकान तो हम खरीदेंगे लेकिन कितने लाख में खरीदेंगे? दाम बोला गया 10 और तुम तैयार कितने हो? अब तुरंत हमने बताया था प्रस्ताव के प्रकार, उस पर आइए। काउंटर ऑफर। तो जैसे ही बी ने ए के प्रपोजल को आधा अधूरा स्वीकार किया या अपनी ओर से क्या लगा दी, शर्त, अब वह उसी क्षण ए का मूल प्रपोजल क्या हुआ, समाप्त। और बी ने ये माना जाएगा कि बी ने एक नया प्रस्ताव किया है। इसी को प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव, प्रतिप्रस्थापना, प्रतिप्रस्ताव, प्रस्थापना, प्रतिप्रस्ताव, काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर में प्रस्तावक कौन हो जाएगा? बी। प्रस्थापक शुद्ध हिंदी में प्रपोजल करता कौन होगा? और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना या न करना किसकी इच्छा पर? ए के। अगर ए नहीं तैयार हुआ बेचने के लिए कितने में, 5 लाख, और फिर भी कहता है कि हम 10 लाख में तैयार हो जाएंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही बी ने काउंटर ऑफर किया वैसे ही ए का मूल प्रस्ताव बचा था कि समाप्त? समाप्त। तो काउंटर ऑफर पर केस पूछा जाता है, कौन सा है? हाइट बनाम रेंज। बम्पर हाल पेन, बीएचयू में आया कि बम्पर हाल पेन क्या था? हाँ, एकदम याद रखिए क्या था? जमीन का एक टुकड़ा। चलिए आगे देखिए, 7 भी आपका हो गया। अब 8 आ जाइए। 8 में कोई दिक्कत नहीं है, शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रपोजल में कोई कंडीशन लगी है और आपने उस कंडीशन को पूरा कर दिया तो अलग से प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने शर्त पूरा किया तो अपने आप आपने प्रपोजल को क्या किया? एक्सेप्ट। सबसे अच्छा उदाहरण देखिए आपका ये, मैंने तालाब भरा मगरमच्छ है। देखिए देखिए थोड़ा डिटेल में फिर बताया गया है 2-3 बार। सबसे उत्तम उदाहरण शर्त का पालन यही है। ए ने पब्लिक ऑफर किया कि ये मगरमच्छ से भरा तालाब है, जो भी व्यक्ति तैर कर पार करेगा उसे मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। तो एक व्यक्ति कूदा और तैर कर पार कर गया, तो उसे अब बोलना नहीं है कि हमने आपके प्रपोजल को स्वीकार किया। बस उसको क्या करना है, अगर कंडीशन लगी है और स्वीकृतिकर्ता कंडीशन को क्या कर दिया? पूर्ण। तो ये माना जाएगा कि प्रस्ताव को वह क्या कर लिया? स्वीकार। अलग से बोलने की आवश्यकता। तो क्या कूदने वाला बोले कि हम स्वीकार कर लिए हैं कि कूद कर तैर जाए तो मान लिया जाएगा? मान लिया जाएगा। अब धारा 9 आ जाइए, एक लाइन ऐसे ही पढ़ना है आपको। आपका वचन यानी कि जो वादा या प्रतिज्ञा पूछा जाता है, प्रतिज्ञा के प्रकार बताइए। तो 2 प्रकार का, एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड की धारा में वचन के प्रकार दिए गए हैं 9 में। अब लास्ट में एक लाइन ही है। एक्सप्रेस का मतलब या तो मुख से बोलकर या रिटेन में, और इम्प्लाइड मतलब बाई कंडक्ट, व्यवहारचर्या द्वारा। जैसे मैं कई उदाहरण बताता हूँ कि व्यवहारचर्या द्वारा में आपका प्रथाएं निर्मित होती हैं। जैसे वर्तमान में अगर कोई पुरुष और स्त्री बिना विवाह किए पति पत्नी के रूप में रह रहा है
तो उसके व्यवहारचर्या या कंडक्ट से यह एक अनुमान लगाया जाएगा कि इसने शादी किया है, भले विवाह न किया हो। तो बताइए एक्सप्रेस वचन होगा कि इम्प्लाइड? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब कि हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, व्यवहार। एक लाइन कह सकते हैं बाई कंडक्ट, या उसको हिंदी में व्यवहार चर्या लिखा है। क्या लिखा है? व्यवहार चर्या। तो वचन कितने प्रकार के? दो। सूचना कितने प्रकार के? दो। आपराधिक मानववध कितने प्रकार के? दो। उपहत कितने प्रकार की? दो। आपका कह सकते हैं कि लूट में कौन कितने प्रकार के अपराधों को लूट गंभीर रूप हैं? दो। और 34 आईपीसी में दो। आपका षड्यंत्र में भी दो। तो जहाँ जहाँ दो दो है आप याद रखिए। दंगा में भी कितना? दो। और बलवा में 5, विध विरुद्ध जमा में 5, लूट में 1, और डकैती में कम से कम 5। चोरी में भी एक हो सकता है, उद्यापन में भी, लूट में भी, लेकिन डकैती के अपराध में कम से कम 5। और दुष्प्रेरण में कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को क्या करेगा? उकसाएगा, तभी तो काम होगा, भले वो अपराध करने से क्या कर दे, इनकार। इस प्रकार आज का आपका पूरा हो गया 9 तक। अब धारा 10 से कल से चलेगा। थोड़ा बहुत स्पीड आज बढ़ाई गई है, कल और थोड़ा बहुत बढ़ जाएगी। धीरे धीरे 1-2 दिन में, नया साल आते आते स्पीड शाम को ही पकड़ लिया जाएगा। कल क्लास चलेगा भाई आपका। हाँ भाई देखिए, आपका कल सुबह जो है 8 से 9 बजे तक पुलिस एक्ट चलेगा। थोड़ा तबीयत सही नहीं थी इसलिए नहीं चल पाया। 3-4 दिन जो मेंस में पुलिस एक्ट है आपका 3-4 दिन चलेगा। 15-16 क्वेश्चन लिखवाने हैं पढ़ाकर। तो आपका मान के चलिए 3-4 दिन आपका, जो लोग एपीओ देना चाहते हैं या तो घर बैठे पढ़ लें, ऑनलाइन भी चलेगा, या आपका 8 से 9 बजे तक यहाँ बैठकर आकर समझ लें और लिख लें। रेगुलर बैच 9:15 से चलेगा, जो जे का चलता है, क्योंकि एपीओ भी वहीं पुलिस एक्ट बचा है, थोड़ा उसको पढ़ा दिया जाए 3-4 दिन भाई।